इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल-चाल, क्या चल रहा है बेटा जीवन में? एकदम बढ़िया चकाचक। हेलो दोस्तों, चाय पी लो चाय। राधे राधे बेटा, राधे राधे, गोविंदा गोविंदा। राधे राधे, गोविंदा गोविंदा। शुरू करें? आइला। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 आधारित है विद्युत धारा के ऊपर। किसके ऊपर आधारित है बेटा? विद्युत धारा के ऊपर। लास्ट टर्म पर हमने किरचॉफ के नियम की बात की थी। किरचॉफ के दो नियम थे, एक संधि का नियम और दूसरा लूप का नियम। संधि का नियम ये था कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लूप का नियम ये था कि किसी भी लूप में उपस्थित सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। याद है? यस मास्टर, याद है भाई। अच्छा, अब देखो आज का हमारा लक्ष्य होगा प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए बेटा स्टार्ट करूं। हाँ मास्टर, कर ही दो अब। चाय वाय पी ली, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो स्टार्ट करो जल्दी से। हाँ बेटा कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलिए तो सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के दो प्रकार के संयोजन हो वैसे, एक होता है श्रेणी और दूसरा होता है समांतर। और हमें क्या निकालना होता है बेटा? समतुल्य प्रतिरोध। तो हम पहला केस लेके चलते हैं, श्रेणी संयोजन। समझना ध्यान से, श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। ठीक है, अब श्रेणी संयोजन में बेसिकली क्या होता है बेटा? दो प्रतिरोध होते हैं ना, किसी भी संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोध होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि दो प्रतिरोध की जगह एक प्रतिरोध लगा दें। दो की जगह कितना लगा दें? एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो दो के बराबर काम कर जाए। कितने के बराबर काम कर जाए बेटा? दो के बराबर। तो ध्यान से सुनना, समझना, कमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि कमेंट में बहुत अत्याचारी चीज होती है। तो बेटा हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। धारा समान होती है। तो बेटा अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन आता है कि सर हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो विशेषता सुन लो, जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे उन सभी प्रतिरोधों में बेटा धारा समान होगी। ठीक है मास्टर, अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। हमने कहा हमारे पास एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान R1 है और इसका मान कितना है बेटा? R2 है। और यहाँ पर हमने एक ट्री लगाई। कौन सी ट्री? बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी। कैसे? अब बैटरी क्या करेगी बेटा? धारा भेजेगी। तो बैटरी ने इधर धारा भेजी I। अब देखो यहाँ से जो धारा I निकली है वही धारा यहाँ पर जाएगी I, और वही धारा बेटा आगे बढ़ेगी। तो इस प्रतिरोध में भी धारा I ही होगी। दोनों प्रतिरोधों में समान धारा गई है I। धारा बटी नहीं है, कहीं धारा बट नहीं रही है, समान धारा जा रही है। तो ये प्रतिरोध बेटा श्रेणी क्रम में होंगे। अब यहाँ पर मैं एक लूप का नियम लगा दूंगा, धारा का मान निकालता हूँ लूप का नियम लगा के। तो लूप का नियम क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ जिससे हमें थोड़ी सी जगह और मिल जाए। तो लूप का नियम, चलो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। कल सिखाया था मैंने। यहाँ से चले 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 हमें प्रतिरोध मिला और हम प्रतिरोध को पार कर रहे हैं धारा की दिशा में। प्रतिरोध को बेटा हम धारा की दिशा में पार कर रहे हैं, तो विभवांतर प्लस का लिखेंगे। विभवांतर किसका लिखेंगे बेटा? प्लस का। बहुत पढ़ाई करनी है बेटा, बहुत पढ़ाई करनी है जीवन में। इस बार रैंक लेके आनी है, एकदम ताबड़तोड़ रैंक लेके आनी है। यहाँ से चलना शुरू करें तो आई आर प्लस का, फिर आगे गए R2 मिला तो आई R2 प्लस का आई R2, फिर घूम के बैटरी मिली, बैटरी करंट से तो माइनस भी लिखेंगे, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मैं आई कॉमन ले लेता हूँ बेटा, तो इधर से बचा है R1 प्लस R2 और भी को उधर ले जाओ तो बराबर कितना हो गया बेटा? V हो गया। तो यहाँ से बेटा हमें आई का मान कितना मिल जाएगा? आई इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन। अरे बच्चा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यहाँ ब्रेकर लगाया क्या? इसको हमने कहा बेटा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, आई बराबर कितना है? V अपॉन R1 प्लस R2। अब हमें बनाना है इसका समतुल्य परिपथ। क्या बनाना है बेटा? इसका समतुल्य प्रतिरोध, है ना, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इक्विवेलेंट। इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है बेटा, दो है ना, दो की जगह एक लगाओ। दो की जगह कितना लगाओ बेटा? एक, और वो इन दोनों के बराबर काम करे। इन दोनों के बराबर काम करने का मतलब यह है बेटा कि दोनों मिलकर बैटरी से धारा कितनी निकलवा रहे हैं? आई। कितनी धारा निकल रही है? आई। तो ये एक अकेला प्रतिरोध मिलकर, क्या होता है? एक अकेला प्रतिरोध ही बैटरी से आई धारा निकलवा ले। तो हमने इस प्रतिरोध को क्या बोला बेटा? आर इक्विवेलेंट। इन दोनों का समतुल्य, इन दोनों की जगह हमने एक लगा दिया। अब ये दोनों मिलकर बैटरी से कितनी धारा निकलवा पा रहे थे? आई। तो ये अकेला बैटरी से कितनी धारा निकलवा ले बेटा? आई। तो आई धारा इधर जाएगी, वही धारा आई इधर जाएगी, और वही धारा घूम के वापस आ जाएगी। याद रखना बेटा, बैटरी के एक सिरे से जितनी धारा जाती है दूसरे सिरे से उतनी धारा वापस आ जाती है हमेशा। यहाँ से आई गई, घूम के यहाँ आई वापस आ गई। यहाँ से भी आई गई, आई घूम के कितनी आएगी बेटा? घूम के वापस आई ही आएगी बेटा। तो यहाँ पर लूप का नियम लगाएं। चलो यहाँ से चलते हैं। तो तबड़क हमें प्रतिरोध मिला, और प्रतिरोध को हम धारा की दिशा में पार कर रहे हैं। तो प्रतिरोध के समय पर विभवांतर कितना होता है? आई इंटू आर। तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है मास्टर, प्लस का लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हम प्रतिरोध को धारा की दिशा में पार कर रहे हैं। फिर इधर गए, हमें बैटरी मिली और बैटरी का ऋण सिरा, तो माइनस का भी। ठीक है, फिर चलते वापस वहीं पहुंच गए तो बराबर जीरो। इसको हम कहते हैं बेटा लूप का नियम। किसका नियम? लूप का नियम। तो यहाँ से देखो बेटा हम क्या लिख सकता है? आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता है? V। तो आई का वैल्यू कितना हो गया? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। समीकरण 1 और 2 को तौलो बेटा, तुलना करो। तो आई की जगह आई है, V की जगह V है, यहाँ आर इक्विवेलेंट है और यहाँ R1 प्लस R2 है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो हमें क्या मिला? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिला है बेटा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जुड़ जाते हैं? दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मुझे उम्मीद है ये पूरी कहानी सभी बच्चों को क्लियर होगी। बेसिक चीजें हैं, सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। अब देखो बेटा, जैसे हमने अभी कितने प्रतिरोध लिए थे? 2। अगर बहुत सारे प्रतिरोध हो, ठीक है, माना कि n प्रतिरोध हो, माना कि n प्रतिरोध हो, n प्रतिरोध हो, तो बेटा सभी इसी तरीके से जुड़ जाएंगे दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn तक सभी को आप बेटा ऐसे जोड़ते जाओगे। ओके माय डियर फ्रेंड? हाँ मास्टर, ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 96, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मान लीजिए सभी प्रतिरोध बराबर होते, सभी प्रतिरोध बराबर होते, यदि सभी प्रतिरोध बराबर हों, सभी प्रतिरोध बराबर हों, तो मास्टर क्या हो जाएगा? तो देखो बेटा, अगर सभी प्रतिरोध बराबर हों, जैसे R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, सभी प्रतिरोध कैसे हैं बेटा? बराबर ही है, सभी प्रतिरोध बराबर हैं R के, सभी बराबर होते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट कितना हो जाता? तो R इक्विवेलेंट हम ऐसे लिखते बेटा R प्लस R कितने प्रतिरोध हैं? N, तो ये N बार आता, N बार। तो बताओ बेटा समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता? कमेंट में लिख दो। तो R प्लस R N बार, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बरखुरदार? R इक्विवेलेंट हो जाता N इंटू R। अगर 3 प्रतिरोध होते तो R प्लस R 3R, 2 होते तो R प्लस R 2R, 15 होते तो R प्लस R 15R। ओके माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ठीक है, तो ये चीज भी बेटा याद रखना। अब श्रेणी संयोजन के बाद हम चलेंगे दूसरा संयोजन। सर दूसरा संयोजन कौन सा होता है? हमने कहा समांतर संयोजन होता है, समांतर संयोजन, समांतर समांतर संयोजन, जिसको अपन क्या कहते हैं दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में पैरेलल, दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में अपन क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसकी विशेषता क्या है? तो हमने कहा इसकी विशेषता है कि जो प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम, अरे क्रम ही नहीं, क्रम, समांतर क्रम में जुड़े होंगे उनके सिरों के मध्य, उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा। जो भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे उनके सिरों के मध्य बेटा क्या होगा? विभवांतर समान होगा। विभवांतर कैसा होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखो ऐसे जुड़े होंगे, कभी भी दो बिंदु हैं, एक प्रतिरोध इधर जुड़ा, एक प्रतिरोध इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो दो बिंदुओं के बीच अलग अलग तार से जुड़े हैं, दो बिंदुओं के बीच अलग अलग तार से जुड़े हैं, तो ऐसे सभी प्रतिरोध समांतर में होंगे। बच्चों को समांतर में ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर आपको कैसे पता चला कि समांतर में जुड़े हैं? तो दो बिंदु उठा लो, अगर दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध अलग अलग तार से जुड़े हैं, ये अलग तार है, 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 तो दो बिंदुओं के बीच में कोई भी दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध अगर अलग अलग तार से जुड़े हैं तो वो समांतर क्रम में होंगे। कौन से क्रम में होंगे बेटा? समांतर क्रम में। क्लियर है बात? अब चलिए हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो हमने कहा हमारे पास दो बिंदु हैं, कितने बिंदु? दो बिंदु, ये दो बिंदु हैं, एक प्रतिरोध इधर है, दूसरा प्रतिरोध इधर है। ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छा सा बना होता है, बोर्ड एग्जाम में बनाना होता है तो अच्छे से। एक प्रतिरोध इधर है और दूसरा, अरे यार कितना बुरा बना रही हो अमित तुम। तो देखो एक प्रतिरोध बेटा हमने इधर जोड़ दिया और दूसरा प्रतिरोध हमने नीचे जोड़ दिया, दो बिंदुओं के बीच में अलग अलग तार से दो प्रतिरोध जोड़े हैं। ठीक है, अब इनके सिरों के मध्य हम लगा देते हैं बेटा बैटरिया, क्या लगा दी रहे बेटा? बैटरिया। ऐसे ऊपर वाला प्रतिरोध हम कह दिए रहे, ऊपर वाला प्रतिरोध कितना है? R1, और नीचे वाला प्रतिरोध कितना है बरखुरदार? R2। अब मान लीजिए बैटरिया से कितनी धारा निकल रही है? I। बैटरी से कितनी धारा निकली? I। तो इधर से धारा I गई, यहां तक धारा I पहुंची। अब यहां पर बेटा धारा बटेगी, संधि आ गया, दो से अधिक तार हैं, संधि आ गई है बेटा। क्या आ गई है? संधि। तो यहां पर धारा बटेगी, तो मान लीजिए बेटा इस वाले में धारा जा रही है I1 और नीचे वाले में धारा कितनी गई? I2। धारा बटेगी, यहां पर धारा आ रही थी वो बटी। तो इस प्रतिरोध में धारा कितनी? इस प्रतिरोध में धारा बरखुरदार I2 है और यहां से I1 गई, तो इस प्रतिरोध में धारा कितनी है बेटा? I1। तो सबसे पहले तो हम संधि का नियम लगाएंगे। यहां पर धारा बढ़ रही है तो संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि पर जाने वाली धारा। इसका समीकरण क्या बनेगा? तो इसे संधि से पूछो तुम्हारे पास कितनी धारा आ रही है। संधि ने कहा हमारे पास धारा जो आ रही है वो I है, तो हमने कहा ओहो I धारा आ रही है, जा कितनी रही है? I1 जा रही है, I2 भी जा रही है। आना जाना समझते हो ना बेटा तीर देख के? I1 प्लस I2, तो हमारे पास बेटा एक समीकरण होगा ये वाला, संधि के नियम से। संधि के नियम से ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। ठीक है मास्टर, अब हम दो लूप का नियम लगाएगा। I1 बराबर I2 लिख रहा है, देखो महेश, I1 बराबर I2 कैसे लिख दिया तुमने बेटा? आने वाली धारा बराबर जाने वाली, आने वाली I है, जाने वाली I1 प्लस I2, दो जा रही है, एक आ रही है। तीर से देखो ना कौन आ रहा है, यहाँ खड़े हो देखो, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। आना जाना नहीं समझते हो बरखुरदार? चलिए समझते हो, बस मेरे मजे लेते रहते हो तुम, हम जानते हैं, मैं सीधा आदमी हूँ ना, सीधा साधु आदमी, तो मेरे मजे लेते रहते हो। अब देखो ऊपर वाले लूप में, ऊपर वाले बड़े वाले लूप में हम इस लूप की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ से चले टिक 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 टिक, ये पिंक वाली लूप में, ये भी लूप है। लूप का मतलब आप चलो और कैसे भी करके जहाँ से चलो घूम के वहीं आ जाओ, चलो और घूम के वहीं आ जाओ, रास्ता आपका अपना। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, चलिए तबला 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 तबला, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। ओ प्रतिरोध मिला R1, इसमें धारा कितनी है? I1। प्रतिरोध मिला R1, इसमें धारा कितनी है बेटा? I1। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर कितना हो जाएगा? I1 R1। ठीक है मास्टर, I1 R1, फिर आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, हमको बैटरिया मिला, बैटरिया का कौन सा सिरा? ऋण सिरा, तो माइनस V इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बक रहे हो मास्टर। अरे बक नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, तमीज से बोला करो। बिल्कुल सही बक रहे हो मास्टर, पगलेट। तो यहाँ से I1 का वैल्यू बेटा हमें कितना मिल जाएगा? I1 की वैल्यू दिन दहाड़े मिल गई है, कितनी?
आप ही बताओ। तो सर I1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, V उधर चला गया तो V अपॉन R1, V अपॉन R1, तो ये हमको I1 का वैल्यू मिल गया। अब हम I2 का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे बेटा? I2 का वैल्यू। तो I2 का वैल्यू निकालने के लिए ना आप इस लूप में घूम जाओ, यहाँ से चलो हरे कलर के लूप में। अरे हरा कलर, हरा हरा तोता पेड़ पकड़ के सोता फुर से उड़ जाता, हरा वाला लूप। दिस इज द हरा वाला लूप, हरा वाला लूप। ये भी लूप ही है ना बेटा, बंद डाल देखो यहाँ से हम नीचे हो गए। हम ये बीच वाला लूप भी ले सकते थे, लेकिन ये ज्यादा मतलब बीच वाला लूप भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा सवाल सॉल्व करते टाइम आप वो लूप लिया करो, वो लूप लिया करो जिसमें बैटरी हो, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन कम हो जाती है बेटा। कौन सा वाला लूप लिया करो जिसमें बैटरी हो बेटा, बैटरी। ठीक है, तो चलिए बनाऊं मैं। तो अब इस लूप के लिए समीकरण बनाता हूं। ये हमारा समीकरण एक I का मान हो गया। तो इस लूप में देखो यहाँ से चला तबलक 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 तबलक, प्रतिरोध मिला, धारा कितनी I2, प्रतिरोध कितना R2। ध्यान से सुनना, एक बालक लिख रहा है सर सबको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, 10th का ही है। फिर देखो इधर I2 R2, फिर माइनस का V बराबर 0। ठीक है, माइनस का V बराबर 0 यहाँ के देखो दो ही चीजें यहाँ से, प्रतिरोध मिला तो I2 R2, बैटरी मिला ऋण से तो माइनस V बराबर 0, है ना। इसका सबको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, सबको 10th का ही है बेटा। 10 से ना कब अपन 14 में पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है ना। तो बेसिक चीजें समझोगे तो ही आगे की चीजें समझ में आएंगी, तो ध्यान देते रहना। क्योंकि 10 से ना फिर 11th नहीं आती, 12th नहीं आती है, जब जे की बात आती है तो सीधा 14th आ जाता है। चलिए V उधर चला गया तो यहाँ से I2 की वैल्यू भी हमें दिन दहाड़े मिल जाएगी, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। अपन को सब कुछ दिन दहाड़े मिलता है बेटा, रात का कोई सीन नहीं बेटा। रात को तो चोर लोग काम करते हैं, अपन लोगों को सब कुछ दिन दहाड़े मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रतिरोध हैं। अब बेटा हम इसका समतुल्य बनाना चाहते हैं, इसका समतुल्य है ना, समतुल्य समतुल्य। तो आओ दोस्तों हम इसका समतुल्य बनाएं। तो समतुल्य का मतलब है ये दो प्रतिरोध लगे हैं, दो प्रतिरोध लगे हैं, हम इन दो की जगह एक ही प्रतिरोध लगाना चाहते हैं, नाम दे दिया R इक्विवेलेंट। और हम ये चाहते हैं कि दो प्रतिरोध मिलके ये अकेला प्रतिरोध दो प्रतिरोधों के बराबर काम कर जाए। R1 R2 की जगह हम एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं, और हम ऐसा चाहते हैं कि ये अकेला प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इन दोनों के बराबर काम कर जाए। तो बेटा जब ये दोनों प्रतिरोध लगे थे तो बैटरी से कितनी धारा निकलवा रहे थे? तो सर दोनों प्रतिरोध लगे थे तो बैटरी से I धारा निकलवा रहे थे। तो ये अकेला बैटरी से I धारा ही निकलवा ले। इसने कितनी निकलवाई थी I, तो अकेला I धारा ही निकलवा ले बेटा बैटरी से। तो यहाँ पर धारा कितनी गई बेटा I। अब एक ही लूप है बेटा, यहाँ पर अपन फिर से लूप लगाएगा, लगा दूं, हाँ मास्टर लगा दो। तो देखो यहाँ से चले तबलक तबलक तबलक, तो I इंटू R इक्विवेलेंट माइनस V, बैटरी करंट से मिला, फिर जहाँ से चले तो वहीं पहुंच गया बराबर 0। तो यहाँ से बेटा हमें I का वैल्यू कितना मिल गया? यहाँ से हमें I का वैल्यू मिल गया V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो I1 I2 की वैल्यू मिली है वो समीकरण 2 में रख देते हैं, I1 I2 की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, अगले पन्ने पर चलते हैं। तो I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? I बराबर I1 प्लस I2 है, हाँ मास्टर। तो I इज इक्वल टू I1 की जगह हमने मान निकाला था V अपॉन R1, हाँ मास्टर, प्लस I2 की जगह मान हमने क्या निकाला? V अपॉन R2, हाँ मास्टर। तो I इज इक्वल टू हमें क्या मिला? I इज इक्वल टू इसमें से बेटा V कॉमन ले लो, साथ में क्या बचा है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सही कह रहे हो मास्टर, यही बचा है। ठीक है, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर A, और इसको कह दिया समीकरण नंबर B। इसको क्या कह दिए रहे हम? समीकरण नंबर B कह दिए रहे। तो समीकरण A व B की तुलना करने पर, समीकरण A व B की तुलना करने पर, समीकरण A व B से, B से या तुलना करने पर, तो आओ इनकी तुलना करते हैं, इनको हम तौल लेते हैं तराजू से। तो समीकरण A है और समीकरण B हम यही लिख देते हैं। समीकरण B क्या था? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लें, V अपॉन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। V अपॉन R इक्विवेलेंट ही है ना भाई, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो बेसिकली ये क्या हुआ? V अपॉन R इक्विवेलेंट ही 1, हाँ मास्टर, V अपॉन R इक्विवेलेंट ही हुआ है। सही कह रहे हो। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा है? समीकरण नंबर B है। तो तुलना करो भाई साहब इनकी। तो I की जगह I है, V की जगह V है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है। तो यहाँ से तुलना करने पर हमको क्या मिला? हमको मिला दैट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ सर, यही पढ़ा था हमने 10th में। हमने कहा बिल्कुल सही पढ़ा था तुमने 10th में, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये रिजल्ट मिल गया समांतर क्रम में, बोर्ड में आएगा बेटा, यस बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा हम बात करते हैं कि यदि n प्रतिरोध हो, यदि n प्रतिरोध हो तो क्या होगा? तो हमने कहा n प्रतिरोध हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। n प्रतिरोध है तो ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे लिख जाएंगे। ठीक है, तो n प्रतिरोध है बेटा, तो इस तरीके से आप इनको जोड़ दोगे अगर n प्रतिरोध हुए तो। ठीक है, अच्छा यहां से बेटा इसको सिंप्लीफाई करके ना आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सर ये कहां से आ गया? हमने कहा यही, इसका एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो बेटा, ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हम अगले पन्ने पर सिंप्लीफाई करके बता भी देगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें वही बात कि अगर सभी प्रतिरोध समान हो, यदि सभी प्रतिरोध समान हो तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? कमेंट में लिख के बताओगे कि यदि सभी प्रतिरोध समान हो, सभी प्रतिरोध कैसे हो बेटा? समान हो। अगर सभी प्रतिरोध समान हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 डॉट 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 बराबर R। सभी किसके बराबर हैं? R के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितने बार? n बार। ठीक है, तो ये ऐड होकर कितना आएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट
ये n बार है तो 1 अपॉन r 1 अपॉन r 1 अपॉन r 1 अपॉन r कितनी बार n बार, तो n इंटू 1 अपॉन r 1 अपॉन r। अब इसको पलट के लिख लो, इसको पलट के लिख लो, तो यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा कि r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r अपॉन n। पलट दिया, ये n अपॉन r है बेटा, पलट दिया तो r ऊपर गया n नीचे आ गया, ये 1 अपॉन r इक्विवेलेंट है, पलट दिया r इक्विवेलेंट ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। कोई कठिन तो ना है, 1 अपॉन nr लिख रहा है, देखो पगलेट को, देखो ये भयंकर ही पगलेट है, और एक दो नहीं है, थोक के भाव है, थोक के भाव। এইটা ভালো হবে না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, बट এইটা ভালো হবে ना कि आप 1 अपॉन nr लिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो बेटा अब ये चीज याद रखना, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो डायरेक्ट कभी लिख दूंगा, जैसे r के 2 हैं तो r/2 लिख दिया, r के 3 हैं तो r/3, हम कहेंगे r समांतर क्रम में r/3 हो गया। तब फैलना मत सर, 3 कहां से आ गया, क्योंकि अगर n है r के तो r/n, 2 होते तो r/2, 3 होते तो r/3, 5 होते तो r/5, r के 20 होते तो r/20, r/20। ठीक बा, ठीक बा। तो बेटा ये बातें कितने लोगों को क्लियर है? अच्छा, इसको मैं अभी बताता हूं कैसे जोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि सर आपने कैसे जोड़ दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई जोड़ने की, कैसे जोड़ा इसको। तो भाई किसी को अगर समस्या है कि कैसे जोड़ा, तो देखो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट है, ये 1/r1 प्लस 1/r2 है ना। वैसे तो सब लोग समझते हैं ये, लेकिन कोई बच्चा हो सकता है मायावी हो, उसके पास शक्तियां हो, वो नहीं समझ रहा हो इसको। r1 r2 एलसीएम कितना, r1 r2, अब इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे, तो ये r2 प्लस r1। अब इसको पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो r इक्विवेलेंट बचेगा बेटा यहाँ, और यहाँ r1 r2 ऊपर चला गया, r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। तो किसी मायावी शक्ति का प्रयोग करने की बेटा जरूरत नहीं है, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। ओके, नो वन इज इन द लीडरबोर्ड, हाउ दिस कैन हैपन? पोल व्हाई यू आर बिकमिंग बेवफा, बेवफा 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 निकली है तुम। भाई अब तुम गायब ही हो जाओ, साल हो गए भाई यहाँ से जाने का, 97%। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यहाँ हमने आपसे थोड़ा मजाक क्या कर लिया कि किसी के पास हो सकता है मायावी शक्तियां हो, तुमने उनका उपयोग कर लिया, हमारा बोर्ड हैंग कर दिया तुमने। भाई त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कर दो हमको, हम मजाक कर रहा था, अपनी शक्तियां, अपनी माया वापस ले लो भाई, बोर्ड हैंग हो गया हमारा, हम मजाक कर रहा था सच में। वापस लो अपनी शक्तियां जल्दी, नहीं तो मैं ब्रह्मास्त्र का यूज करूंगा। वापस ले लो बेटा अपनी शक्तियां। अब देखो छुटकू सा एग्जांपल, साधारण सा एग्जांपल बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट ना कैपेसिटर में भी आएंगे, हम कैपेसिटर में बोलेंगे कि यही सवाल देंगे, यही सवाल, और कहेंगे कि रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगाओ और आंसर निकालो, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगाओ और आंसर निकालो। ये गलत बात है भाईजान, यार सच में हम मजाक कर रहे थे, तुमने हैंग कर दिया हमारे बोर्ड। साइमन गो बैक, चलो तुम नीचे ही रहो। अच्छा, इससे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, अपने आप इसकी माया खत्म हो जाएगी। तो देखो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, ये आपके 10th क्लास में भी इस टाइप के एग्जांपल हो सकते थे। ठीक है, हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो बेटा समतुल्य प्रतिरोध ना किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में पूछेंगे, तो हमने कहा ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट अपना बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, सभी प्रतिरोध समान है, सभी प्रतिरोध आर 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 है। ये वाला कितना आर, ए भी 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 आर और ए भी आर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ना अभी शुरुआत में तुम गड़बड़ कर सकते हो। सभी आर 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 है, कोशिश करोगे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ए भी आर है, कोशिश करोगे क्या? भाई भाई ब्रह्मास्त्र प्रकट हो, प्रकट हो। भैया पोल हैंग हो गया, जा ही नहीं रहा है। तुमको क्या लगता था, अभी आवाज आ रही होगी ना? आवाज आ रही? तुम्हारी मायावी शक्तियों का भी तोड़ है हमारे पास। ये हो गायब हो गया पोल, चलो आ जाओ, कोशिश करते हैं, आइए दोस्तों, कितना आएगा कोशिश करो बेटा, बिंदु ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, कोशिश करो, गलत हो जाए कोई बात नहीं है, गलत हो जाए कोई बात नहीं है। चलिए, तो देखो पहले सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमें पहले से ही दिख रहा है पहले अपन उनको जोड़ते हैं। तो हमको ये आर 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 3 समांतर क्रम में दिख रहे हैं, सबसे पहले ये आर 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 3 समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो हम सीधे सीधे इसको लिख देंगे बेटा 3r, नहीं 3r नहीं, हमें पगलेट r/3 समांतर क्रम है। ये देखो ये तीन प्रतिरोध इन दो बिंदुओं के बीच में, ये अलग तार से, ये अलग तार से, ये अलग तार से, तो समांतर क्रम है, तो आर 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 का r/3 हो गया। नाउ ये वाला r, ये r/3 और ये वाला r, तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है, ये तीनों अब
श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं, तो R प्लस R बाय 3 3 है, R प्लस R बाय 3, तो ये जोड़ के कितना हो गया 2R प्लस R बाय 3, और ये जोड़ के कितना हो गया 3 दूनी 6 6 और 1 7 7R बाय 3। तो ये ऊपर वाली ब्रांच का प्रतिरोध कितना हो गया 7R बाय 3। अब हमको यहाँ नीचे दिख रहा है ये R और R सीधे एक ही तार से जुड़े हैं, एक ही तार से जुड़े हैं R R सीधे, तो ये दोनों किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ये जोड़ के कितना हो गया बेटा, श्रेणी क्रम में दोनों जोड़ के हो गए हैं 2R। अब ये 2R और ये वाला R, ये वाला 2R और ये वाला R दोनों समांतर क्रम में है बरखुरदार, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। कौन कौन से बेटा, ये वाला 2R और ये वाला R समांतर क्रम में है। तो समझ गया ना, इन दो बिंदुओं के बीच में देखो ये तार अलग है और ये तार अलग है समांतर क्रम में। तो अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में तो समतुल्य कितना होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका समतुल्य कितना आ जाएगा बेटा 2R इंटू R प्लस 2R प्लस R, 2R प्लस R। तो ये जोड़ के कितना आ गया बेटा, ये 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R, R से एक R हो गया बेटा बेकार, तो ये जोड़ के कितना आया बेटा 2R अपॉन 3। ठीक है, तो ये जोड़ के 2R बाय 3 हो गया। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इनके मध्य समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब ऐसे में सोच लेना कि सारे तीनों समांतर क्रम में है, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों श्रेणी क्रम में, ऐसे नहीं। तो देखो हमारे पॉइंट कहां है, यहां पर है, ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, इनके मध्य में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ए और बी के बीच में ए के प्रतिरोध कितना जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। अब देखो ऊपर देखो भाई साहब, तो ये ऊपर वाली जो ब्रांच है ना, ये ए के प्रतिरोध हो गया, ए के प्रतिरोध कितने का हो गया बेटा, एक प्रतिरोध ये हो गया 7R बाय 3, 7R बाय 3 का। और फिर ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध कितने का मास्टर, ये एक प्रतिरोध है 2R बाय 3 का, 2R बाय 3 का ऐसे। अब देखो बेटा, अब किसी को लगेगा कि सर ये तो एक ही तार से जुड़े हैं, हमने कहा एक ही तार से नहीं जुड़े हैं। ये देखो ये दो बिंदु हैं, इनके मध्य में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये तार अलग है और ये ऊपर वाला एक तार अलग है, ऊपर वाला एक तार अलग है हरा वाला। तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कैसे, देखो यहां से जो धारा आएगी, तो जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इधर से इसमें जाएगी। ठीक है, समझ गए ऐसे। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ के कितने हो जाएंगे 7R बाय 3 और 2R बाय 3, 7R बाय 3 2R बाय 3 हो 9R बाय 3, ये 9R बाय 3 हो गया जोड़ के, मतलब कितना हो गया 3R हो गया। देखो 3 बाहर ले लो, 7 2 9 9R बाय 3। तो अब ये 3R, ये वाला बेटा 3R और ये वाला R समांतर क्रम में है, तो 3R और नीचे वाला R समांतर क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में। तो ये जोड़ के कितने आ जाएंगे, फाइनली R इक्विवेलेंट हमें मिलेगा समांतर क्रम में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कितना हो गया 4R हो गया, R से R बेकार हो गया, तो आंसर आएगा 3R बाय 4। दिस इज आवर फाइनल ANS, 4R नहीं 3R बाय 4 माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा तुमने सीधे सीधे जोड़ दिया कि 3R और R 4R, 3R और R 4R, भैया समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में 4R नहीं होगा, 4R नहीं होगा, समझ रहे हो 3R बाय 4 ए से बी में, ए और बी के मध्य निकालना बेटा, इन दोनों के मध्य, तो इन दोनों के मध्य 3R और ये R समांतर क्रम में हुए, 3R बाय 4 आएगा। कोई बात नहीं, रॉन्ग होना कोई बात नहीं, रॉन्ग होना कोई बात नहीं, बट सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, अभी अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, सीख जाएंगे। कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा भाई, अभी तो कह रहे थे सर कि बहुत सिंपल है, सब कुछ 10th का ही है, सब कुछ 10th का ही है। सीखो सीखो सीखोगे 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 बेटा, सीखोगे। अभी तो अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे कि सवाल त्राही बोलेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, इतने मत करो, हमको माफ कर दो, ऐसे चिल्लाएंगे सवाल, और हम माफ नहीं करेंगे, हम माफ बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो दुष्ट आदमी हूं ना, दुष्ट आदमी कभी किसी चीज को माफ नहीं करता है, और श्रेणी समांतर के है ही नहीं। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकालने का सर फायदा क्या होता है, फायदा ऐसा होता है ना, किसी परिपथ में आर इक्विवेलेंट मिल गया तो हमें धारा भी मिली, धारा इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन आर इक्विवेलेंट, आई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है मास्टर, सारी बात मान ली हमने, जैसा ये सवाल है। तो कहा जाता है कि दिए गए परिपथ में धारा होगी, तो धारा आई इज इक्वल टू अपन जानते हैं वी अपॉन आर, आर की जगह आर इक्विवेलेंट निकाल लो, वी तो आपको दिया ही जाता है, तो इस परिपथ का हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, बैटरी इन दो बिंदुओं के मध्य लगी है, आर इक्विवेलेंट किस किस के मध्य, ये भी ध्यान देना होता है कि कहीं आप इनके मध्य आर इक्विवेलेंट ना निकाल के बैठ जाओ कि सर हम इन बिंदुओं के मध्य आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, नहीं। कोई कि सर हम इन बिंदुओं के मध्य आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, नहीं। आर इक्विवेलेंट कहां निकालते हैं बेटा, जहां जिन बिंदुओं के मध्य बैटरी लगी है, बैटरी, तो बैटरी किस किस के मध्य लगी है, इन दो बिंदुओं के मध्य, तो हमें इन दो बिंदुओं के मध्य आर इक्विवेलेंट निकालना है। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, कोशिश तो कोशिश हो गए सर, कोशिश करो बेटा। हमें आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ इन दो पॉइंट के मध्य, ए पॉइंट हो गया अपना बी, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए और बी के ही बीच बैटरी लगी है, तो इन दो बिंदुओं के मध्य आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, देखो कौन सा श्रेणी में कौन सा समांतर में। पालक सिंह बेटा पढ़ाई कर लो, मैं मोहम्मद सिंह में इतना इंटरेस्ट क्यों है, सब लोग पृथ्वी से ही हैं। मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ, धारा नहीं पूछ रहा हूं मैं, आर इक्विवेलेंट। तो देखो आर इक्विवेलेंट निकालें इन दो बिंदुओं के मध्य, तो देखो इन दो बिंदुओं के मध्य, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा घूम के आएगी इधर से आएगी, इन दोनों में धारा सेम होगी, तो ये दोनों बेटा श्रेणी क्रम में हुए, ये दोनों किसमें हुए, श्रेणी में। देखो इन दो बिंदुओं के मध्य एक ही तार से जुड़े हैं, एक ही तार से, इनके मध्य समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, इनके मध्य, तो बेटा ये एक ही तार है, एक ही तार है, तो धारा सेम होगी, धारा कैसी होगी, सेम। तो ये 6 का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया श्रेणी क्रम में, तो 6 का ये कितना हो जाएगा 12 ओम, 6 का 12 ओम। ठीक है मास्टर, 6 और 6 श्रेणी क्रम में हो गया 12 ओम। अब ये 12 ओम और 3 ओम इन दो बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच, देखो ये तार अलग है, ये तार अलग है, ये तार अलग है, ये तार अलग है, ए और बी के बीच। तो अपन क्या कहेंगे, जो 12 ओम है ये समांतर में है किसके साथ, 3 ओम के साथ। 12 ओम इज इन समांतर विद 3 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया ए और बी के बीच, हम कहेंगे 12 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो 5 3 से काटो ये कितना आया 5, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे थे 12/5, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बताते थे 12/5। अब हमको धारा निकालनी है, तो बेटा आर इक्विवेलेंट मिल गया, तो धारा तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं करती, हम आई इज इक्वल टू कैसे लिख देंगे, वी का मान कितना है 4.8 डिवाइडेड बाय व्हाट 12, तो 12/5 5 चला गया ऊपर, तो ये कितना 48 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड बाय 12। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा, दशमलव हटाओ तो नीचे शून्य आ जाएगा,
तो 12 चौको कितना हुआ से 12 चौको 48 और 5 से गया कितना आया 2, तो कितना आया 4/2। धारा कितनी आ गई बेटा, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I इज इक्वल टू हाउ मच, 2 एम्पियर। एम्पियर तो एम्पियर, समझ रहे हो? कितने लोगों को, कितने बच्चों को ये सवाल क्लियर है? थम्स अप हो जाए एक बार जल्दी से, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा एक बार। श्रेणी क्रम में बेटा धारा समान होती है, समांतर में धारा बढ़ती है, समांतर में विभवांतर सेम होता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अपना समय बचाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये सारी चीजें बेटा कैप्स्टर में भी काम आएंगी। टेक्निक का स्पेलिंग क्या होता है? लो मैं तो टेक्निक का स्पेलिंग भूल गया। टेक्निक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है। टेक्निक क्या है? समांतर में जुड़े प्रतिरोधों में धारा बांटने की ट्रिक, टेक्निक। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो आपको ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े, सीधे सीधे आप धारा बांट लो। हाँ भाई साहब, 97 से आ गए 94 पे सवालों में, ऐसे सवाल करते हैं तुरंत 2-3% गिर जाता है। भैया क्या दिक्कत है? 6-6-12 और तुमने यही पेंट में हक मारा, तो तुम्हें 6-6-12 नहीं आता है भाई। 6 और 6 12 और 12 और 3 समांतर में, 12 और 3 समांतर में। समांतर क्रम में R इक्विवेलेंट कितना होता है? समांतर क्रम में R इक्विवेलेंट बेटा समांतर में हम ऐसे कहते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो एक 12 है और एक 3 है और 12 प्लस 3 15 हुई, 12/5 आ गया। और I बराबर क्या होता है? V अपॉन R इक्विवेलेंट। V का मान ही दिया हुआ है दिन दहाड़े। कैसे करते हो यार? चलो कोई बात नहीं, होता है, सीखो। अभी अपन बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। धारा बांटने का नियम का मतलब है बेटा ऐसे कि मान लीजिए हमारे पास दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, एक प्रतिरोध यहाँ पर और दूसरा प्रतिरोध बेटा यहाँ पर, ठीक है? सीखना। अब इस प्रतिरोध का मान कितना है भाई साहब R1 और इस प्रतिरोध का मान है भाई साहब R2, ठीक है? यहाँ से धारा आन लाग रही है और धारा कितनी आन लाग रही है? मान लीजिए कैपिटल I धारा I, तो धारा बढ़ेगी, ठीक है? कुछ धारा इधर इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी। दो अलग अलग रास्ते हैं भाई। यहाँ से धारा I, मान लो ट्रैफिक है, अब दो रास्ते हैं, यहाँ से गाड़ियां आ रही है, एक रास्ता ऐसे, एक रास्ता ऐसे, एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता ऐसे, ठीक है? तो कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर, मतलब कुछ गाड़ियां इधर से, कुछ गाड़ियां इधर से। अब सुनो, जहां पर प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां धारा कम जाएगी। प्रतिरोध का मतलब क्या है बेटा? रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या है बेटा? रुकावट। तो जहां रुकावट ज्यादा है, जहां प्रतिरोध है ज्यादा है, वहां धारा कम जाएगी, ठीक है? तो मान लीजिए इसमें से जो धारा आई, कुछ धारा इसमें चली गई और कुछ धारा बेटा इसमें गई। इसमें जाने वाली धारा कितनी है बेटा? I1 और इसमें जाने वाली धारा कितनी है? I2। तो जो I1 है, I1 का मान आप ऐसे लिखेंगे विपरीत वाला प्रतिरोध, क्योंकि देखो प्रतिरोध में क्या, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम। धारा प्रतिरोध के विपरीत पाती है, ऐसा मान लो। धारा प्रतिरोध के विपरीत पाती कैसे सर? कैसे विपरीत पाती? हमने कहा भैया प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम जाएगी। प्रतिरोध का मतलब क्या है? रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या है? रुकावट ज्यादा तो धारा कम, और प्रतिरोध अगर कम है मतलब रुकावट कम है तो धारा ज्यादा जाएगी। तो देखो हम I1 निकाल रहे हैं, इसमें जाने वाली धारा, तो प्रतिरोध विपरीत वाला प्रतिरोध I2 R2। I1 हम इसकी धारा निकाल रहे हैं ना, तो इसके विपरीत वाला प्रतिरोध ले लो R2 इंटू कुल आने वाली धारा बटे कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। और अब I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि हमने I1 निकाल लिया, I पता है, बची हुई धारा इसमें से जाएगी। मान लो ये कितनी थी? 5 एम्पियर थी। इसका मान हमने निकाला, मान लीजिए कितना आया? 2 आया। यहाँ से 5 धारा आ रही थी, इसमें 2 गई तो बची इसमें जाएगी, इसमें कितनी जाएगी? 3। इसमें कितनी जाएगी बेटा? 3 जाएगी, है ना? हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कदाचित अगर हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ जाए तो हम शर्माएंगे नहीं। ये तो हमको क्या मिल गया? I1 का मान। तो इसी प्रकार से बेटा जरा कॉमन सेंस लगाओ और हम I2 लिख के बताओ हमें कि अगर I2 लिखना होता तो I2 क्या होगा? I2 लिखना होता तो I2 क्या होगा, है ना? टेक्निक बता रहा हूं मैं। तो I2 क्या होगा? इसमें जाने वाली धारा, तो I2 क्या होगा? प्रतिरोध विपरीत वाला, सामने वाला प्रतिरोध। I2 निकाल रहे हैं, इसकी धारा निकाल रहे हैं, तो ये वाला प्रतिरोध नहीं, सामने वाला प्रतिरोध R1 इंटू कुल आने वाली धारा बटे प्रतिरोध का योग R1 प्लस R2। कितना आसान है, टेक्निक है भाई ये, टेक्निक। कौन सी टेक्निक? सर अगर आप में हिम्मत हो तो ये प्रूफ करके बता दो, अगर आप में हिम्मत है तो प्रूफ करके बता दो, तो जाने तो आप रटी रटाई बात बता रहे हो। आपको किसी ने रटवा दिया होगा कि देखो अमित मास्टर पगलेट ऐसा होता है, तुमने रट लिया मास्टर और तुम हमें रटवा रहे हो। हिम्मत है तो प्रूफ बताओ। तो देखो बेटा करना यही काम है सवालों में से, हमारा समय बचेगा। कब बचेगा? समय। ऑल दो प्रूफ में बता देता हूं, क्योंकि आप ना हमको चैलेंज दे रहे हो, चैलेंज। और अपन हिंदी मीडियम के चीते हैं, कि अगर कोई हमें युद्ध की चुनौती देता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। पीठ नहीं दिखाते भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। आप प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहला तो समीकरण बेटा हम इस संधि का ही बनाएंगे। समधि नहीं, संधि। इसी संधि पर आने वाली धारा इक्वल टू संधि से जाने वाली धारा। तो इस संधि पर आने वाली धारा कितनी है भाई साहब? कैपिटल I, और जाने वाली धारा कितनी है? I1 प्लस I2। ठीक है मास्टर, ठीक है। तो एक तो संधि का समीकरण हो गया, एक इसका समीकरण हो गया पाईजान संधि का, है ना? संधि का समीकरण क्या है बेटा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एक समीकरण। दूसरा समीकरण बेटा हमको एक लूप दिखाई दे रहा है, तो एक लूप का समीकरण। तो लूप में चलते चलो, यहाँ से चलिए, तब प्रतिरोध मिला R1 और हम धारा की दिशा में हैं। कहाँ है? हम धारा की दिशा में। तो क्या लिखेंगे बेटा? ये I1 R1 विभवांतर I1 R1, फिर इधर लूप में जाना है। ओ अब हम धारा के विपरीत, देखो ध्यान से देखना, R2 को हम पार कर रहे हैं धारा के विपरीत। धारा है इधर, हम R2 को धारा के विपरीत पार कर रहे हैं। तो बताओ कैसे लिखेंगे? चिन्ह क्या लोगे सर? माइनस लोगे। धारा कितनी है? I2 और प्रतिरोध कितना है? R2। तो यहां से चले वापस यहीं पहुंच गए, बराबर जीरो। तो बेटा यहाँ से जैसे हम मान निकालना चाहें, जैसे यहाँ से ऐसे लिखेंगे I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। मान लीजिए हम यहाँ से I1 का मान निकालें, तो I1 का मान कितना मिल जाएगा बेटा आपको? I1 का मान मिल जाएगा I2 R2 डिवाइडेड बाय R1। अब I1 का मान उठा के समीकरण में पटक दो, रखना नहीं, उठा के पटक देना I1 का मान, तो हमें I2 मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो ये है I। अब I1 की जगह हम क्या लिख लेंगे? I1 की जगह लिख लेंगे I2
I2 R2 डिवाइडेड बाय R1। बेटा मैं प्रूफ वगैरह इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें कि जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अपन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं। कॉन्सेप्ट दो ही है, किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम, संधि का नियम और लूप का नियम। यहाँ एक संधि दिखी और एक लूप है, एक संधि और एक लूप है। सर ये भी तो संधि है, ये भी तो संधि है, तो इस संधि से हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मास्टर? हम क्या देखो, यहाँ से धारा कितनी आ रही है I1, यहाँ से धारा कितनी आ रही है I2, और यहाँ पर हम जाने वाली धारा लिखें, मान लीजिए इसको कोई कहता है I डैश, तो I डैश का मान किसके बराबर हो जाता है? I1 प्लस I2 के। I डैश का मान किसके बराबर? इधर से आने वाली धारा है ना, I डैश का मान क्या हो जाता है? आने वाली धारा I1 I2। I1 आ रही है इस संधि पर, इस संधि पर I1 आ रही है, I2 आ रही है, जा रही है कितनी? I डैश। तो I डैश का मान I1 प्लस I2। हमें कोई चीज नहीं मिलती, हमें वैसे ही पता है कि भाई इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, तो यहाँ से धारा कितनी भाई, हमें वैसे ही पता है कि यहाँ से कितनी धारा जाएगी, आई ही जाएगी। कैसे? कि देखो कुछ मोटरसाइकिल, देखो ट्रैफिक से समझो, यहाँ से 100 मोटरसाइकिल आ रही थी, 100, 40 ने ये रास्ता पकड़ लिया, 40 ने ये रास्ता पकड़ लिया, अब फिर एक ही रोड है, तो फिर यहाँ कितनी हो जाएंगी? 100 ही हो जाएंगी भैया। 100 मोटरसाइकिल आ रही थी, दो रास्ते मिल गए, तो 40 इधर से चलेंगे, 40 इधर से चलेंगे, फिर ये रास्ते आगे जाके मिल गए, तो फिर यहाँ आगे कितनी मोटरसाइकिल हो गई? 100 की 100। तो यहाँ से जितनी धारा आई, कुछ इधर बटी, कुछ इधर बटी, फिर पूरी धारा इधर से जाएगी। तो भाई साहब हमने क्या किया, I इज इक्वल टू I1 का मान रख दिया प्लस I2 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू हम लिखेंगे, I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बेटा ये एलसीएम कितना आ भी गया, एलसीएम आ भी गया बेटा R1, R1 ठीक है। अब इसका गुणा इससे, इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक मान लेंगे बेटा, ये तो हल करना आता है, I1 R2 प्लस R1 I2, R1 I2। अब R1 का गुणा इससे कर दो, तो I R1 इज इक्वल टू, यहाँ से I2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा है? ये R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 बचा। तो अब देखो बेटा यहाँ से मैं I2 का मान लिखूं, I2, तो I2 का मान कितना आ गया? I2 का मान तो ये आ गया R1 और I बटे R1 प्लस R2, I और बटे में R1 प्लस R2। तो सिद्ध हो गया बच्चा, क्या बच्चा? सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर सिद्ध हो गया। I2 यही आया था, याद कैसे रखा था? I2 निकाल रहे हैं तो विपरीत वाला प्रतिरोध, I2 निकाल रहे हैं तो विपरीत वाला प्रतिरोध, दैट इज R1 इनटू कुल आने वाली धारा बटे प्रतिरोधों का योग, प्रतिरोधों का योग। तो हमने I2 सिद्ध कर दिया। अब I1 निकालना है, तो I1 I2 का मान यहाँ रख दो बेटा, I2 का मान यहाँ रख दो, तो I1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा सिद्ध हो गया। सर I2 अकेला निकाला, I1 भी तो निकालो। हमने कहा जैसे I2 निकाला भैया वैसे ही I1 निकाल लेंगे। ये I2 का मान मिल गया है, I2 का मान यहाँ पर रख दो, तो R1 कट जाएगा, R2 डिवाइड बाय I बटे R1 प्लस R2 बचेगा। ठीक है, I2 का मान इसमें रख देंगे तो हमें I1 भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने सिद्ध भी कर दिया, बट ये टेक्निक, तरीका आपको याद रखना। क्यों याद रखना है? अन्यथा बेटा आपको हर सवाल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनमें धाराएं बट रही होंगी। ठीक है, और सिमिलर चीजें बेटा कैपेसिटर में भी आएंगी, हम प्रतिरोध की जगह कैपेसिटर लगा देंगे, वो अगले टॉपिक में। तो जो नियम हम यहाँ पर सीख रहे हैं, सिमिलर नियम कैपेसिटर के लिए भी होंगे, श्रेणी संयोजन कैपेसिटर का भी होगा, है ना। जैसे प्रतिरोध बेटा सर्किट का पार्ट है ना, परिपथ का भाग प्रतिरोध, ऐसे संधारित्र भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर प्रतिरोधों के लिए सीख रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट कैपेसिटर के लिए भी होंगे। तो बेटा इनको आपको याद रखना है। क्या करना है? इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रखा तो क्या होगा? याद नहीं रखा तो क्या होगा बेटा? ये गाना गाएंगे, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया की अखे भर आई, ओ दिल रोया की अखे भर आई किसी से अब क्या कहना। एग्जांपल पगलेट। तो देखो बेटा, हमने कहा कि एक प्रतिरोध हमारे पास ऐसा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पर है एक प्रतिरोध, यहाँ पर, और हमने आपसे कहा कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान ज्ञात करो। अगर आप में हिम्मत हो तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने ये प्रतिरोध कितना ले लिया? 3 ओम। ये प्रतिरोध कितना ले लिया? 6 ओम। 6 ओम, 3 का 2, तो और कितना ले लें? 2 हो गया, 2 हो गया। इसको ले लो बेटा 8 ओम, इसको ले लो 8 ओम, और यहाँ बैटरी लगा लो V बराबर 30 की, V बराबर 30 वोल्ट की। मेन चीज क्या है? धारा ज्ञात करना। सभी प्रतिरोधों में धारा ज्ञात करो, क्योंकि हमें धारा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, धारा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो हमने कहा देखो बैटरी से धारा निकलेगी, बैटरी से धारा निकली कितनी? मान लीजिए I, तो I धारा इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, यहाँ पर धारा कितनी जा रही है I, यहाँ पर धारा बटेगी, मान लीजिए इसमें धारा कितनी चली गई I1 और इसमें धारा कितनी चली गई I2। अब हमें लूप नियम लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे? हमें सबसे पहले हम इसमें धारा निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? धारा। सॉल्यूशन तो बैटरी से निकलने वाली धारा I निकालो सबसे पहले। तो I क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट, V/R इक्विवेलेंट, तो I इज इक्वल टू V का मान कितना? 30, V का मान 30, R इक्विवेलेंट का मान बताओ अगर आप में हिम्मत है तो। देखो मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, और मेरी चुनौती स्वीकार करो भाई, योद्धा हो आप, योद्धा योद्धा भाई। बेटा अंजलि एग्जांपल बता रहा हूं, इससे समझना, आप एग्जांपल से समझना। मुझे R इक्विवेलेंट बताओ कितना आया? हम्म हम्म शाबाश, जो बच्चे 10 आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कैसे? कैलकुलेटिंग R इक्विवेलेंट, कैलकुलेटिंग R इक्विवेलेंट। तो देखो 3 ओम, 3 ओम वाला समांतर में है 6 ओम वाले के साथ, ये दोनों आपस में समांतर में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इनका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 × 3 R1 R2 अपन R1 प्लस R2 कितना हो गया? 9। तो ये 3 से गया कितना आया? 3, 3 से ये गया कितना आया? 2, तो ये कितना आ गया बेटा? 2 ओम आ गया। तो इन दोनों का कितना आ गया? 2 ओम, 2 ओम और 8 ओम श्रेणी में, ये वाला 2 ओम, ये वाला 2 ओम, इनका मिलकर 2 ओम और ये वाला 8 ओम श्रेणी क्रम में हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 8 ओम प्लस 2 ओम। ओम क्या होता है बेटा? प्रतिरोध की इकाई है। कितना हो गया? 10 ओम। कितना हो गया? 10 ओम। अब हमको R इक्विवेलेंट मिल गया 10 ओम, तो ये कट गया, तो धारा का मान कितना आ गया? 3 एम्पियर। एम्पियर नहीं होता है, एम्पियर होता है। धारा मिल गई 3 एम्पियर। तो देखो बेटा यहाँ से तो हमें इस प्रतिरोध में धारा मिल गई है 3 एम्पियर, इस प्रतिरोध में धारा भज्जा हमें मिल गई 3 एम्पियर। सही कह रहा मास्टर तुम एकदम सही कह रहा हो, धारा मिल गई। अब हमें इनमें धारा निकालनी है I1 I2। अब आपको लूप के नियम लगाने पड़ जाएंगे। अगर जो मैंने टेक्निक बताई है वो याद नहीं रखोगे ना, तो फिर इसमें धारा I1 I2 ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ जाएगा? एक आपको संधि का नियम लगाना पड़ जाएगा और एक लूप का नियम लगाना पड़ जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो टेक्निक क्या कहती है? टेक्निक I1 हम निकाल रहे हैं, ध्यान देना I1, तो हम I1 निकाल रहे हैं। I1 इसमें तो विपरीत वाला प्रतिरोध कितना? 6 ओम बटे कुल धारा 3 है बटे कुल प्रतिरोध 3 + 6, समझ गए ना? कितना आया? तो ये आया 6 × 3 डिवाइड बाय 9, तो इससे गया कितने का आया? 3, 3 से गया कितना आया? 2, तो इसमें धारा कितनी गई? 2 एम्पियर, है ना। इसे 18 काट दो, 18 बटे 9 कितना आ गया? 2 एम्पियर।
2 एम्पियर। अब देखो इसके लिए निकालो नहीं निकालो, टेक्निक लगाओ नहीं लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने वाली धारा कितनी ज्ञात कर ली थी 3 एम्पियर, इसमें कितनी जा रही है 2 एम्पियर, तो बची हुई किसमें जाएगी, बची हुई इसमें जाएगी, तो इसमें कितनी जाएगी, सीधा सीधा 1 एम्पियर। हां 1 एम्पियर, खत्म बात। टेक्निक से कितना जल्दी हो गया सॉल्व, टेक्निक से कितना जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, वैसे अगर आप I2 टेक्निक से निकालना चाहो, टेक्निक से I2 निकालना चाहो मानो तो I2 निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध सामने वाला प्रतिरोध कितना है 3, धारा कुल कितनी है 3, धारा कुल कितनी है 3, प्रतिरोध कितना 3 और 6, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 R1 प्लस R2 करते हैं ना, तो ये 3 तरह 9 हो गया, 3 6 9 हो गया, कितना आ गया 1 एम्पियर। वैसे ये करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने कुल धारा निकाली कितनी है 3, इसमें जा रही है 2, टेक्निक से निकाली तो इसमें जाएगी 1, इसमें जाएगी 1। अब देखो और सवाल इसमें ये पूछा सकते हैं, धारा मिल गई बेटा तो हमको सब कुछ मिल गया, अगर धारा मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया। अब आपसे जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 8 ओम सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, मेरा सवाल मेरा है 8 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। विभवांतर निकालिए बेटा, किसके सिरों के मध्य विभवांतर निकालिए, अगर आप में हिम्मत है तो विभवांतर 8 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के मध्य बताओ जरा। हाँ बेटा निधि, हाँ सब कुछ रॉन्ग है, हमको कुछ आता ही नहीं है, मैंने पूरा जो पढ़ाया है ना पूरा बोर्ड सब कुछ रॉन्ग ही है बेटा, मैं आदमी ही रॉन्ग हूँ। वेरी गुड, क्या सही जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो देखो V बराबर क्या होता है, IR होता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है किसी भी प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध में बहने वाली धारा 8 ओम में बहने वाली धारा इंटू प्रतिरोध जो क्या 8 ओम है बेसिकली, है ना, ये लिखने के लिए बता रहा हूं मैं बस। तो 8 ओम में के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, तो 8 ओम में धारा कितनी है, 8 ओम में धारा कितनी है 3, प्रतिरोध कितना 8 ओम, 8 3 24 वोल्ट। बेटा निधि ये भी रॉन्ग बताया है मैंने, रॉन्ग आप लिख रही ना कि सर ये सब रॉन्ग है, यस बेटा ये रॉन्ग है 24 वोल्ट, आप मत मानना। और बच्चों ऐसा बच्चे देखो, अब हमसे किसी ने कहा कि विभवांतर निकालो 3 ओम के अक्रॉस, विभवांतर 3 ओम है, तो 3 ओम में धारा कितनी जा रही है, 3 ओम में धारा कितनी जा रही है I1 लिख लो, I1 और प्रतिरोध कितना है भाई 3 ओम ही है, तो 3 ओम में जाने वाली धारा I1 का मान कितना है 2 इंटू कितना है 3, कितना आया बेटा, कितना आया बेटा 6 वोल्ट आ गया। अब हमसे पूछा गया कि 6 ओम में विभवांतर बताओ, तो देखो डायरेक्ट ये दोनों समांतर क्रम में है, 3 ओम 6 ओम किस क्रम में है भैया, 3 ओम 6 ओम किस क्रम में है, 3 ओम 6 ओम किस क्रम में, सर 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, हमको पता है समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। अगर 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर 6 वोल्ट है, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर 6 वोल्ट है, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इधर 6 तो इसके सिरों के मध्य भी 6 ही होगा, इसके सिरों के मध्य विभवांतर 6 वोल्ट है तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर भी 6 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, समझेंगे। हाँ सर एक बार कैलकुलेट करके बता दो, तो हम देखो V किसके सिरों के मध्य 6 ओम के मध्य, तो हम कहेंगे धारा किसकी 6 ओम में कितनी जा रही है I2 इंटू प्रतिरोध कितना इतना, तो विभवांतर 6 ओम के मध्य कितना, धारा का मान कितना 1 एम्पियर, प्रतिरोध कितना 6, तो V 6 ओम के मध्य कितना आ गया 6 वोल्ट, है ना, सिद्ध भी हो गया कि समांतर क्रम में विभवांतर हमेशा सेम रहता है, ये दोनों समांतर क्रम में 3 ओम 6 ओम समांतर में, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर 6 वोल्ट, इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना 6 वोल्ट, और ऑब्वियसली टोटल जोड़ के 24 आना 30 आना चाहिए, तो इसके सिरों के मध्य कितना हो गया, इधर कितना हो गया था 24 और यहाँ इन दोनों के मध्य कितना है 6, इन दोनों के मध्य कितना 6, इधर विभवांतर 24 तो इधर कितना 6, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना था इसके सिरों के मध्य, हाँ हो गया 24, अब ये बचे हैं तो इनके सिरों के मध्य कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तभी जोड़ के कितना होगा 3 की बिंदी 30, 3 की बिंदी 30। ओके कोई कंफ्यूजन, सर R1 माइनस R2 कहाँ लिखा है पगलेट्स, मैंने R1 माइनस R2 कहाँ लिखा पूरी दुनिया में, कहाँ लिखा है R1 माइनस R2, इसका कह रहे हो क्या, इसका कह रहे हो कहाँ पर जरा बताओ सर, कैलकुलेट R में R1 R2 पैरेलल में है तो R1 R2 अपन करना है, निधि बेटा निधि देखो मैंने एक लाइन ना सीधे लिख दी है ना, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों बेटा समांतर क्रम में है, पहले तो समांतर क्रम में है, देखो और बड़ा कर दो इसको है ना, ये दोनों समांतर क्रम में है बरकरार, ये दोनों किस क्रम में है समांतर क्रम में, तो 3 और 6 तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 6 प्लस 3 9 हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आओ बेटा आओ बेटा, आपके पास भी ना मायावी शक्तियां हैं निधि, देखो ये समांतर क्रम में है बेटा, कौन से क्रम में है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जब होते हैं ना तो हम क्या लिखते हैं R1 R2, तो 3 इंटू 6 अपॉन R1 प्लस R2 3 प्लस 6, तो 6 तिया कितना हो गया 18, 6 और 3 कितना हो गया 9, मैंने डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया तो कितना आ गया 2 ओम, तो समांतर में ही हो गया, मतलब हमने अभी इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला है, किसका इक्विवेलेंट निकाला बेटा, इन दोनों का, कौन सा कलर रहेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया बेटा 2 ओम आया है। अब 2 ओम इन दोनों की जगह है और ये 8 है, तो फिर R इक्विवेलेंट पूरे परिपथ का R इक्विवेलेंट, तो ये वाला 8 ओम, ये वाला 8 ओम और ये वाला 2 ओम, ये दोनों श्रेणी में है, ये अलग है बेटा, ये हमने किसके लिए निकाला है, लाइन खींच देता हूं यहाँ, पार्टीशन LOC बना देता हूं, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, बेटा ऊपर हमने निकाला है इन दोनों का, ये दोनों समांतर क्रम में है तो कितने आ गए 2, तो इनकी जगह कितना लगा दिया 2, तो 2 इधर 2 और इधर 8, इधर 2 और इधर 8 और 8 और 2 10, 8 और 2 10, इसलिए R इक्विवेलेंट पूरे परिपथ का 10 ओम आ गया, समझ ला, चलिए हाँ ही हु है हाँ। अच्छा एक सवाल और हम ऐसे कहते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है, हमने कहा कि जैसे इधर कुछ ऐसा दिया हुआ है, हमने सब धारा वारा सब दे दी, धारा वारा सब दे दी, हमने इस बिंदु को बोला x, इसको बोला y, इसको बोला z, इसको क्या बोला z, ऐसे हमने बोल दिया, ऐसे हमने बोल दिया, ठीक है। ये प्रतिरोध कितना है बेटा R1, ये R2 है ना, इस एग्जांपल में ना कॉन्सेप्ट भी है R3 R4, यहाँ से धारा जा रही है मान लीजिए बेटा कितना I, इसमें धारा कितना गया I1, इसमें धारा कितना गया I2, एग्जांपल नहीं कॉन्सेप्ट ही है ये कि हम विभवांतर कैसे लिखते हैं। अब हमसे इतना कहा गया कि आप Vy माइनस Vx ज्ञात कीजिए, Vy माइनस
जेड ज्ञात करिए, हमको ऐसा बोला गया है ना सवाल। तो देखो तरीका क्या होता है विभवांतर लिखने, तरीका क्या होता है। तो अपन को चलना है बाई से एक्स, वी बाई माइनस वी एक्स। कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सीखना सवालों में बहुत काम आएगा सॉल्यूशन। तो वी बाई माइनस वी एक्स लिखना, तो बाई से जाओ जेड, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वी बाई माइनस वी जेड। अब बाई से चलो जेड, बाई से चल के जाओ जेड, किसी भी रास्ते से, जो रास्ता आपको पसंद हो उस रास्ते से जाओ, बाई से जेड पहुंच जाओ, जो रास्ते से आपको मजा आए उससे। तो हमने कहा कि चलो हम बाई से चलते हैं जेड, विभवांतर क्या मिल रहा है, यहाँ से चले, अच्छा यहाँ मैं बैटरी भी लगा देता हूँ, मजा ही आ जाए। यहाँ पर हमने बेटा एक बैटरी भी लगा रखी, वी नॉट वोल्ट की, वी नॉट वोल्ट की। अब वी बाई माइनस वी जेड ज्ञात करो। तो देखो तरीका क्या है, सिंपल सा, बाई से चलो जेड की तरफ, बाई से चलो भैया जेड की तरफ, और रास्ते में जो भी विभवांतर मिल रहा है उसको लिखते चलो। तो शुरू करूं, तो करो। तो देखो बाई से चले, सबसे पहले हमें प्रतिरोध मिला R2, इसमें धारा कितनी आई, तो I इंटू R2 प्लस का, क्योंकि हम धारा के दिशा में हैं। फिर चलते चलते हमको क्या मिला, बैटरी मिला, क्या मिला, बैटरी। बैटरी का कौन सा मिला, धन से मिला, तो हमने प्लस का वी नॉट लिखा। फिर हम आगे गए, कोई भी रास्ता ले लो, यहाँ से दो रास्ता है, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि नीचे से जाओ या ऊपर से जाओ, कहीं से भी जाओ। हम ऊपर से चलते हैं, तो ऊपर से इधर गए, ऊपर से गए तो हमें प्रतिरोध मिला R3, इसमें धारा I1, और हम प्रतिरोध को धारा की दिशा में ही पार कर रहे हैं, तो ये I1 इंटू R3, I1 इंटू R3 इस तरीके से बेटा लिख लिया जाएगा विभवांतर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तरीका सिखा रहा हूं विभवांतर कैसे लिखा जाता है, कैसे सिखा रहा है तेरा भाई, तरीका सिखा रहा है ना। अब जैसे इसमें धारा आई है, तो यहाँ से धारा आई ही आ रही होगी। अब किसी संत ने हमसे कहा, किसी महापुरुष ने हमसे कहा कि तुम्हें अगर हिम्मत है ना अमित, ओ प्रजा, ओ प्रजा, तुम्हें अगर हिम्मत है ना, तो वी जेड माइनस वी एक्स कैलकुलेट करके दिखाओ, हम देखते हैं तुम्हें कितनी हिम्मत है। वी जेड माइनस वी एक्स कैलकुलेट करके दिखाओ, सारी तुम्हारी हिम्मत निकाल देंगे, सारी तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे। हमने कहा हमने कहा घर जाओ बेटा, घर जाओ, पोगो देखो, पोगो डोरेमोन देखना। तो अब क्या करना है, जेड से जाना है एक्स, जेड से चलो भैया एक्स, तो वी जेड माइनस वी एक्स, वी जेड माइनस वी एक्स निकालना है ना, तो जेड से एक्स चलो भाई, जेड से एक्स, तो जेड से चलो किसी भी रास्ते से, चलो ऊपर वाले रास्ता ही ले लेते हैं, ऊपर वाली रास्ता। तो जेड से हम एक्स जा रहे हैं, हमको R3 मिला, R3 के के बाद विभवांतर कितना हो जाएगा, I इंटू R, मतलब I1 इंटू R3। धन का या ऋण का, बताओ धन का या ऋण का, जल्दी बोलो, धन का या ऋण का, ये जरूर ध्यान देना बेटा, चिन्ह का, चिन्ह का ध्यान जरूर देना। चिन्ह तो चिन्ह हो गए सर, चिन्ह गलत कर दिया बेटा तो आंसर भिन्न आएगा, समझ गया ना। तो आंसर अगर सेम लाना है तो चिन्ह का जरूर ध्यान रखें। तो हम यहाँ से चले, प्रतिरोध को पार कर रहे हैं, धारा के विपरीत, धारा है इधर, हम जा रहे हैं इधर, तो माइनस का। अरे वेरी गुड बेटा, यू गाइस आर इंटेलिजेंट, दिल गार्डन गार्डन कर देते हो यार, दिल गार्डन गार्डन कर देते हो। फिर हम आगे बढ़े, आगे बैटरी मिली, बैटरी करंट से मिल गया, तो माइनस का वी नॉट। आगे गया R2 मिला, और R2 को हम धारा के विपरीत पार कर रहे हैं, तो ये भी माइनस का I2 R2, I2 R2। और आगे गए, एक प्रतिरोध और मिल गया, भज्जा भज्जा एक प्रतिरोध और मिल गया R1, जिसमें जिसको भी हम धारा के विपरीत पार कर रहे हैं, तो I इंटू R1, I इंटू R1। पहुंच गया ना एक्स पर, हाँ मास्टर पहुंच गया, बस खत्म। ये वी जेड माइनस वी एक्स आ गया। तो जैसे चल के एक्स पर पहुंच जाओ, और जो तरीका अपन ने सीखा है, जो तरीका अपन ने सीखा है चिन्ह का, वो तरीका अप्लाई करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। इज क्लियर माय डियर फ्रेंड, हाँ मास्टर क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो एक सवाल, प्रदर्शित चित्र में BCD पर विभव क्या होगा। तो भैया देखो, भैया देखो जहां कर रखा है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है बेटा कहीं भी ऐसे ये डंडे डंडे लगे होते हैं ना, इसका मतलब होता है यहाँ पर हमने अर्थिंग की है, डंडे डंडे लगे होते हैं, इसका मतलब है बेटा हमने क्या किया, अर्थिंग। हमने क्या किया बेटा, अर्थिंग की है। ठीक है मास्टर, लो आई ही है बेटा, है ना, I2 का ही नाम है, आई ही है अर्थिंग। और अर्थिंग का मतलब होता है बेटा जिस वस्तु को भी हमने अर्थ कर दिया उसका विभव जीरो। कोई मुझे पकड़ के अर्थ कर दे तो मेरा विभव कितना हो जाएगा, जीरो। कोई आलिया भट्ट को पकड़ के अर्थ करते तो आलिया भट्ट का विभव कितना हो जाएगा, जीरो। कोई खरगोश को पकड़ के अर्थ कर दे तो खरगोश का विभव कितना, जीरो। जिस चीज को भी हम अर्थ करेंगे उसका विभव जीरो हो जाएगा, और अर्थिंग का एक संकेत होता है ये वाला। ठीक है मास्टर, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि इस परिपथ में धारा निकालो, इस परिपथ में धारा निकालिए, ठीक है, इस परिपथ में धारा निकालिए। तो धारा I इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट, या अभी दो दो बैटरियां तो ऐसे लिख लो, V नेट अपॉन R इक्विवेलेंट। अब V नेट क्या लिखोगे भैया, तो आप देखो ये दो बैटरियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, दोनों बैटरियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो हमने कहा देखो ये वाली धारा भेजेगा इधर, नहीं तो आपको लूप का नियम लगाना पड़ेगा, ये धारा भेजेगा इधर, और नीचे वाली 6 वोल्ट का धन से इधर है, तो ये वाला धारा भेजेगा इधर। तो दोनों बैटरियां एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, एक दूसरे का क्या कर रही हैं बेटा, विरोध कर रही हैं। ठीक है, तो बताओ V नेट कितना होना चाहिए, मतलब 12 प्लस 6 करें या 12 माइनस 6 करें। आप नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएगा। बारह माइनस, समझ गया ना, कॉमन सेंस है ना, कि ये वाला धारा इधर भेजेगा, इसका धन से इधर है तो धारा इधर भेजेगा, जिंग जिंग, इसका धन से इधर, धारा इधर भेजेगा, तो दोनों धाराएं एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो नेट धारा इस दिशा में बचेगी I, क्योंकि वाली बैटरी बड़ी है। तो V नेट का मान कितना हो गया, 12 माइनस 6, 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। अब R इक्विवेलेंट बता दो सर, R इक्विवेलेंट तो बड़ा आसान है, 1 2 3 तीनों श्रेणी में, तो 1 + 2 + 3, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 ओम, है ना, कितना आ गया बेटा, 6 ओम। तो कितना बचा, 6 वोल्ट बटे 6 ओम, 6 से 6 गया, कितना आ गया, धारा 1 एम्पीयर। धारा कितनी आ गई बरखुरदार, 1 एम्पीयर आ गई। क्लियर है बात, मास्टर क्लियर है, मास्टर क्लियर है, बहुत आसान। अब सवाल में पूछा क्या गया, B C और D पर विभव पूछा गया, B C D पर विभव। तो देखो हमें इस बिंदु का विभव पता है, ये 0 वोल्ट है, जहां से का विभव पता है वहां से चलो, इसने इस बिंदु का हमने नाम दे दिया O, चलो X नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, X, और हमें Vx पता है, तो चलो हम X से चलते हैं बिंदु B, चलोगे मेरे साथ, X से चलते हैं बेटा, बिंदु B चलते हैं। तो Vx माइनस VB, चलो जल्दी चलो, X से B जाना है। बैटरी मिला, कौन सा सरा ऋण से, तो माइनस का 12 वोल्ट, माइनस का 12 वोल्ट। आगे गए, प्रतिरोध मिला कितना है, 1 ओम, धारा कितनी है I, तो प्रतिरोध कितना भैया, 1 ओम, धारा कितनी है बेटा I। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखो Vx माइनस VB कितना आ गया, देखो Vx का मान कितना, 0 वोल्ट, क्योंकि इसको अर्थ किया हुआ है ना, Vx बराबर कितना है, 0 वोल्ट, अर्थ किया है, Vx बराबर 0 वोल्ट, माइनस का VB, BB नहीं VB, ये माइनस का 12 I प्लस 1 ओम, I का मान कितना आया, 1 आया, I का मान कितना आया भाई साहब, 1 आया, तो ये तो 0 है ना, ये कितना, 0 वोल्ट, मतलब 0 ही लिख दो, 0। तो माइनस का VB इज इक्वल टू कितना आया, 1 एकम 1 माइनस 12 माइनस का 11 वोल्ट, माइनस का 11 वोल्ट, माइनस से माइनस बाबा टिल्लू नहीं उड़ी बाबा, आंसर आ गया 11 वोल्ट। आंसर कितना आ गया बच्चा, 11 वोल्ट, VB का मान। ठीक है, एक आंसर मिल गया, VB मिल गया। अब किसी ने कहा, किसी ने नहीं, यही सवाल वाले कह रहे हैं, पगलेट, यही पगलेट कह रहे हैं कि मास्टर हिम्मत है ना, हिम्मत है तो निकाल के बता दो, हिम्मत हो तो
VC निकालो VC, तो निकाल लो VC की बात, यहाँ से धारा I आ रही है बेटा, तो यही धारा I आगे जाएगी, सभी में धारा सेम होगी, श्रेणी क्रम है। तो हम B से C चल देते हैं, तो हम क्या लिखेगा VB माइनस VC लिखेगा, VB माइनस VC लिखेगा। B से C चल दो, अब हमें VB पता चल गया ना, तो VB माइनस VC, तो B से जाओ C, धारा कितनी है भज्जा I है, प्रतिरोध कितना है भज्जा 2 ओम है, प्रतिरोध कितना 2 ओम, VB को मान हम निकाल चुके, कितना हो तो 11 माइनस VC बराबर I का मान कितना है बेटा 1 है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, अब 11 को ले जाओ विकलन, है ना, तो 2 माइनस 1 पे 11, तो जहां से VC को मान कितना आएगा बेटा माइनस का 9 वोल्ट, माइनस से माइनस बाबा टिल्लू, तो VC इज इक्वल टू कितना 9 वोल्ट, क्या है लल्ला, समझ गए। अब हम VD नहीं निकालेंगे, VD हमको आता नहीं है, VD हमको आता नहीं, हम घर से याद करके आए थे, हम भूल गए, घर से याद करके आया था मैं भूल गया, आप निकालो बेटा VD। मैं बहुत बड़ा भूला हूं यार, घर वालों ने मेरा ना घर पे नाम भूला रख रखा है, मुझे कोई बुलाना होता तो कोई ऐसे थोड़ा ना बुलाता, मेरी वाइफ कोई मुझे बुलाना है तो ऐसे नहीं बुलाते कि अमित इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं लोग, ओए भूला भूला इधर इधर, ऐसे बुलाते हैं सब लोग, क्योंकि मैं जल्दी भूल जाता हूँ। तो हमें C पॉइंट का पोटेंशियल पता है, D का निकालना है, C का पता है, D का निकालना है, तो C से चल दो D, C से चल दो D, तो हम क्या लिखेगा भाईजान VC माइनस VD, VC माइनस अरे पगलेट VC माइनस VD इज इक्वल टू C से गए D, धारा कितनी है I, प्रतिरोध कितना है 3 ओम, VC का मान हमें पता है 9 माइनस VD, 9 माइनस VD पगलेट, I का मान 1 है इंटू 3 ओम, तो यहाँ से बेटा सिंप्लीफाई करोगे आपको दिन दहाड़े D का मान मिल जाएगा 6 वोल्ट। तो बेटा कहीं सर्किट में बीच बीच में खेलना पड़े, बीच बीच के पॉइंट में खेलना पड़े तो खेल लोगे ना, खेल लोगे ना सर, खेल लेंगे। कितने लोग टच में चल रहे थे आज, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, और कोई गिला शिकवा हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करना। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं बेटा, कोशिश करना बेटा, कोशिश करोगे सीख जाओगे, एग्जाम फोड़ फाड़ दोगे, नहीं नाबूद कर दोगे। और एक चीज और बेटा देखो, जो अपने टेस्ट वगैरह होते हैं ना, कुछ टेस्ट में कुछ टेस्ट आसान भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, जैसे ये वाला टेस्ट है, इस टेस्ट में क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं मेंस के कंपेयर में, देखें मेंस के कंपेयर में अगर आप इस टेस्ट में 45 नंबर लाते हैं टेस्ट में, तो मेंस के एग्जाम में 80 ले आएंगे। लेकिन ध्यान देना जैसे 25 सवाल है तो 25 के 25 कठिन नहीं होते हैं, जैसे शायद आपका तो एडवांस वाला टेस्ट है, शायद एडवांस वाला टेस्ट है, तो एडवांस मान लो हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि 25 सवाल है तो 25 के 25 कठिन नहीं होते हैं। 25 में से बेटा आपको 10 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपने क्लास में किए होंगे या क्लास में किए होंगे लगभग वैसे ही होंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एडवांस के टेस्ट में, कि आप उन सवालों को ढूंढें जो आपने पहले किए हुए हैं, मतलब उस टाइप के सवाल जो आपने पहले किए हुए हैं, और धैर्य रख के पेपर दें, धैर्य रख के बेटा पेपर दें, कर ले जाएंगे। कोई क्वेश्चन टफ लगता है छोड़ दो, अब पूरा पेपर करने जाओगे हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो अपन ने बड़ी सारी चीजें होती हैं। अब कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ दो, एडवांस का कट ऑफ कम जाता है बेटा। अब पेपर में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे तो कुछ क्वेश्चन बेटा आसान भी होंगे, तो आपको कोशिश करना पहले आसान 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 क्वेश्चन कर लेना है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाना, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।